अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री सीरीज़। हमने क्लास 10 केमिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इसकी शॉर्ट स्लो बेस्ड वीडियो आप देख चुके हैं यूनिट नंबर 9 की। नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द डिटेल्ड लेक्चर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सो बिफोर वी प्रोसीड, आप थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और रिकॉल करें वो सारे के सारे रिएक्शंस जो हमने एसएलओ वाली वीडियो में किए थे, जिसमें बर्निंग ऑफ वुड था। तो जब लकड़ी जल जाती है तो डेफिनेटली वो वापस उस ऐश से हम उसको वुड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसी तरह और भी बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं हमारी डेली लाइफ से जिसको हम वापस अपनी असली हालत में लेकर नहीं आ सकते। आपके जहन में भी ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे रिएक्शंस आ रहे होंगे, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आपकी डेली लाइफ में ऐसे कौन से रिएक्शंस हैं जो कि इरिवर्सिबल हैं। तो जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो तो डेफ़िनेटली जब प्रोडक्ट में रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है तो वो कंप्लीट हो जाते हैं। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं ऐसे रिएक्शंस की जिनको हम अपनी असली हालत में लेकर आ सकते हैं वापस, यानी जो हमारे पास रिएक्टेंट्स अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो भी जाते हैं तो वो प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं। और उसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास वाटर और वेपर्स की है, यानी लिक्विड वाटर और वेपर्स। सो बेस्ट वे ये है मेरे लेक्चर को फॉलो करने का कि आप अपनी बुक्स को सामने रखें और साइड बाय साइड आप बुक का जो टेक्स्ट है उसको देखते जाएं। जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होती है, कुछ समझ नहीं आता, तो आप कमेंट करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ओके, इससे पहले कि हम अपने टेक्स्ट की तरफ जाएं, एक चीज़ हमेशा माइंड में रखें कि रिवर्सिबल रिएक्शन तभी प्रोसीड कर सकते हैं जब आपके पास कंटेनर क्लोज होगा। कंटेनर या सिस्टम जिसमें भी वो रिएक्शन कैरी ऑन हो रहा है उसको क्लोज होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास कोई रिएक्शन ओपन सिस्टम में प्रोसीड कर रहा है तो फिर उसको उसका फॉलो अप रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल या नामुमकिन हो जाता है। सो चलें स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। When liquid water is placed in a closed container at constant temperature, part of the liquid evaporates. As water began to evaporate at the same time, some of the vapors also began to condense. Although the rate of evaporation is more than the rate of condensation in the start, as time passes, it becomes equal to the rate of condensation. When this happens, we may say that the liquid and vapors are in a state of equilibrium. तो यहाँ तक हमें ये पता चल रहा है कि जब भी क्लोज कंटेनर के अंदर वाटर को हम रखते हैं और कांस्टेंट टेम्परेचर उसको देते हैं, उसमें से कुछ लिक्विड जो है तो वो इवापोरेट होता है, ठीक है। और इवापोरेशन के दौरान क्या होता है, उसमें से जो कुछ वेपर्स हैं वो कंडेंस होना भी शुरू हो जाते हैं, यानी कंडेंस होने का मतलब वापस वो लिक्विड स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। जब हम उसकी इवापोरेशन स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में जो रेट ऑफ इवापोरेशन होती है डेफिनेटली कुछ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है वो इक्वल हो जाती है रेट ऑफ इवापोरेशन के। और इसी स्टेट को जहाँ पे रेट ऑफ इवापोरेशन और कंडेंसेशन एक दूसरे के इक्वल हो जाए उसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। The double arrow shows that at the equilibrium state, both the forward and reverse processes are occurring at the same rate. Due to equilibrium, the concentration of water and vapors become constant and does not change with time, as long as the temperature remains constant. If the conditions of the reaction are changed, a change in the system may be observed. अच्छा जी, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि आपके पास ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है ये डबल एरो है, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस को शो करने के लिए, ठीक है। अच्छा, एक तो ये बात इसमें बताई गई है, दूसरी ये बात कह रहे हैं अब जैसे यहाँ पे ये जो रिएक्शन लिया गया था ये वाटर और वेपर्स के दरमियान था, ठीक है। और इसमें जो एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से ये चेंज हो रहा है वो क्या है, वो टेम्परेचर है, ठीक। एज़ लॉन्ग एज़ हमने टेम्परेचर को चेंज नहीं किया, जितना हम उसको टेम्परेचर दे रहे हैं वाटर को अगर वही है तो ये जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम में रहेगा।
लेकिन अगर हमने इसको चेंज कर दिया, इस टेम्परेचर को कम कर दिया या ज़्यादा कर दिया, तो हमारे पास ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट है ये डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा सिस्टम तभी तक इक्विलिब्रियम में रह सकता है जब तक जो एक्सटर्नल कंडीशन है वो हमने चेंज नहीं की होती। Okay, next proceed to the next paragraph. Many reactions proceed to a certain extent and then apparently stop. The reactants are not completely consumed. Instead, we obtain an equilibrium mixture containing both the reactants and products. When a reaction reaches this stage, it is said to have attained equilibrium. ठीक है, इसमें यही बात कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि एक लेवल तक पहुंच जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 50% उसमें जो रिएक्टेंट है वो कंज्यूम होके 50% आपके पास प्रोडक्ट बना देता है, और तब वो क्या हो जाते हैं, वो एक तरह से स्टॉप हो जाते हैं। अपेरेंटली स्टॉप हो जाते हैं, नहीं लगता है कि रुक गए हैं, लेकिन वो फिर भी चल रहे होते हैं। यानी कोई जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो कुछ रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो इस टाइम पर हमारे पास जो होता है इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है, यानी उसके अंदर रिएक्टेंट भी मौजूद होते हैं और प्रोडक्ट भी मौजूद होते हैं। तो इसी स्टेज को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक हो गया, ये जो लास्ट पैराग्राफ है ये आप लोग खुद पढ़ें और देखें कि इसमें आपको क्या बताया गया है। और लास्ट में जो आपको रियल वर्ल्ड रीडिंग लिंक दिया गया है, इसमें आपको टग ऑफ वॉर का बताया गया है जिसमें दो टीम्स होंगी। ठीक हो गया, और जो रोप है वो क्या होगा, वो अगर दोनों टीम्स की जो स्ट्रेंथ है वो बराबर है, तो रोप जो है वो बीच में ही रहेगी रादर देन किसी एक साइड पर जाने के। ठीक है, तो वो भी एक इक्विलिब्रियम की आपके पास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गई, जिसको आप प्रैक्टिकली करके इक्विलिब्रियम को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, और यही आपको एक्टिविटी 9.1 में भी करने को कहा गया है। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम है। ओके, इसके फर्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि जब कभी भी केमिकल चेंज होता है तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, और किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो आपके पास सब्सटेंसेस होती हैं जो कंबाइन होती हैं एक दूसरे के साथ, वो रिएक्टेंट्स कहलाती हैं, और जो आपके पास उन उनकी कम्बिनेशन से जो सब्सटेंसेस बनती हैं वो प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की एग्जांपल गिवन है, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपके पास रिएक्टेंट हैं, और NH3 जो आपके पास बन रहा है यानी अमोनिया जो आपके पास बन रहा है वो आपके पास प्रोडक्ट है। ओके, नेक्स्ट में आपको बताया जा रहा है रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जिससे अमोनिया बन रहा था वो आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन था, और जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन जो कि हम डिस्कस कर भी चुके हैं, तो वो आपके पास वो वाले रिएक्शंस होते हैं जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। यानी एक दफ़ा जब उनमें रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना देते हैं, दोबारा उससे आप रिएक्टेंट नहीं बना सकते। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है मरकरी ऑक्साइड की, उसको जब हम हीट करते हैं टेस्ट ट्यूब में, तो उसमें जो मरकरी है या जो ऑक्सीजन है, तो वो टेस्ट ट्यूब से नहीं निकल सकते, तो वो दोबारा से आपके पास कंबाइन होकर मरकरी ऑक्साइड बना लेते हैं। तो ये आपके पास एक एग्जांपल है रिवर्सिबल रिएक्शन की। तो यही जो रिएक्शन है जिसमें आपके पास मरकरी ऑक्साइड जो है उसकी ब्रेकडाउन हो रही है मरकरी में और ऑक्सीजन में, इस सिस्टम में ये दोनों प्रोसेसेस यानी जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और बैकवर्ड रिएक्शन है ये कंटिन्यूसली हो रहे हैं। यानी मरकरी ऑक्साइड जो है वो उसकी ब्रेकडाउन हो रही है मरकरी और ऑक्सीजन में, और मरकरी ऑक्सीजन दोबारा रिकम्बाइन होकर मरकरी ऑक्साइड भी बना रहे हैं, लेकिन उसकी जो सिस्टम की जो कंपोजिशन है उसमें किसी किस्म की चेंजेस नहीं आ रही। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को या ऐसे इक्विलिब्रियम रिएक्शन को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। डायनामिक मतलब मूविंग। ठीक है, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम जिसमें स्टॉप हो जाता है, जब इक्विलिब्रियम रीच हो जाती है तो वो सिस्टम में वो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, लेकिन डायनामिक में फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड रिएक्शन कंटिन्यूसली हो रहे होते हैं। तो इसी बेसिस पे हम अब केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगे। So, chemical equilibrium can be defined as a reversible chemical reaction is in chemical equilibrium state
when the rate of forward reaction equals the rate of reverse reaction and the concentration of its product and reactants remain constant। ठीक हो गया। ऐसा रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट में तब होगा जब उसका फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाएं और जो कंसंट्रेशन है उसके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की वो कांस्टेंट रहे, उसमें किसी किस्म का चेंज ना आए। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है कि है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसमें आपके पास एक जनरल रिएक्शन लिया गया है जिसमें ए कंबाइन हो रहा है बी के साथ जो दोनों गैसियस स्टेट में है और आपके पास बन रहा है COD, वो भी गैसियस स्टेट में ही है। ठीक हो गया। जब रिएक्शन स्टार्ट होता है उस टाइम पर जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो ज़ीरो होती है, जबकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर हम ले लें तो वो 100% होती है। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता जाता है आपके पास जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कम होती चली जाती है और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती जाती है और इक्विलिब्रियम तब आपके पास आ जाता है जब आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों 50-50% मौजूद होते हैं। ठीक, और जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की। ठीक हो गया। तो उसके बाद फिर हम जैसे हमारे पास ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल्स हैं वही वाली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर अमोनिया बना रहे हैं और जो मर्करी ऑक्साइड है वो जो है तो आपके पास मर्करी और ऑक्सीजन बना रहा है और ये बैकवर्ड भी इसी तरह चल रहे हैं। तो इनको हम शो करते हैं ग्राफ पे जिसके एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं टाइम, वाई एक्सिस पे लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन और यहाँ जो इसका ओरिजिन है ये ज़ीरो है। ठीक है, तो ज़ीरो हमारे पास ज़ीरो से हम जो स्टार्ट करते हैं वो क्या स्टार्ट करते हैं, वो प्रोडक्ट को स्टार्ट करते हैं क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो प्रोडक्ट ज़ीरो होता है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती चली जाती है और उसके बाद ये जो आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है फिर ये कांस्टेंट हो जाती है। इसी तरह हम जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन पहले 100 होती है तो वो हम 100 से स्टार्ट करेंगे और फिर वो कम होते होते एक टाइम आता है जब वो भी इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी इस शेप में आएगी। ठीक हो गया। और ये स्ट्रेट लाइन या कांस्टेंट इसकी कंसंट्रेशन तब तक रहेगी जब तक आप एक्सटर्नल कंडीशंस को चेंज नहीं करते। तो इसी बेसिस पे फिर हम डिफाइन करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन को। तो फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या है, कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, और रिवर्स रिएक्शन हमारे पास क्या है, कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट बैक इनटू द रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड रिएक्शन की और बैकवर्ड रिएक्शन की या रिवर्स रिएक्शन की। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास वो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो हम ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है, जिसको हम अपने सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्व कर सकें कि आया इसमें जो रिएक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का, तो फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट जो है तो वो रिएक्ट करते हैं और रिएक्टेंट्स हमारे पास दोबारा से बना देते हैं। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो लेफ़्ट टू राइट जो है तो चलता है और जो रिवर्स रिएक्शन है वो राइट टू लेफ़्ट। इसी तरह जो इनिशियल स्टेज होती है उसमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, जबकि स्टार्ट में जो रिवर्स रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्लो या ना होने के बराबर होता है। और जैसे जैसे हम आगे चलते जाते हैं जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो स्लो होता जाता है और जो दूसरा हमारे पास जो रिवर्स रिएक्शन है वो स्पीड पकड़ता जाता है और एक टाइम आता है जब हमारे पास इक्विलिब्रियम अटेन हो जाती है। अच्छा, इसी से रिलेटेड आपके पास एग्जांपल 9.1 है जिसमें आपको कहा गया है कि इसका फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन लिखिए। एक रिवर्सिबल रिएक्शन आपको गिवन है जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन के दरमियान में है, जिससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपके पास बन जाता है। तो इसमें आपने सिर्फ पिक करना है फॉरवर्ड रिएक्शन को और रिवर्स रिएक्शन को। ठीक है, तो सोल्यूशन में आप देखें तो यहाँ पे आपको एक फॉरवर्ड रिएक्शन इसमें से निकाल के दिया हुआ है जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ
पर आपके पास बन रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और रिवर्स रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसकी ब्रेक डाउन हो रही है नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन में। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है ये आप खुद कर सकते हैं आराम से। सिर्फ आपने क्या करना है, इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन निकालना है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में आप सिंपल जैसे ही आपको गिवन है जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और जो रिवर्स है उसमें आप इसको ऑपोजिट करके दोनों रिएक्शंस लिख सकते हैं आराम से। सेल्फ असेसमेंट के जो क्वेश्चंस हैं ये भी आप लोग कर लीजिए, जिसमें आपको जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड हैं। जब फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स विद अ सुटेबल एग्जांपल। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करें, और इसकी जो एग्जांपल्स हैं तो आप डेली लाइफ से भी एग्जांपल ले सकते हैं। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे रिवर्सिबल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किए थे। इसके बाद व्हाट इज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन बाय यूजिंग एग्जांपल्स फ्रॉम रियल लाइफ। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिफाइन करें और उसके बाद रियल लाइफ से इसकी एग्जांपल्स लिखें। थर्ड है, राइट द इक्विलिब्रियम इक्वेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल एज रिएक्शन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज द प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आपके पास रिएक्टेंट है, तो H2+Cl2 एरो लगाएं। ठीक है, डबल हेडेड एरो जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए होते हैं, और हमारे पास प्रोडक्ट में आप लिख लें HCl। ठीक है, तो 2HCl आ जाएगा। तो ये आप सिंपल रिएक्शन लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है कि लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डिराइवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में द लॉ ऑफ मास एक्शन। इन 1864 टू नॉर्वेजियन केमिस्ट Goldberg and Peter Veitch proposed the law of mass action as a general description of the equilibrium condition after observing many chemical reaction। तो ये दो साइंटिस्ट हैं, नॉर्वेजियन केमिस्ट थे दोनों के दोनों, एक गॉल्डबर्ग एंड दूसरा पीटर वेज, जिसने जो लॉ ऑफ मास एक्शन जो था वो डिराइव किया था। ठीक हो गया। और इन्होंने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था जो कि एक रिलेशनशिप देता है हमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान उस केमिकल रिएक्शन का, यानी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन का, जो कि इक्विलिब्रियम पे होता है। अब इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट द रेट और स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। यानी जो रेट है या जो स्पीड है केमिकल रिएक्शन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी डायरेक्टली रिलेटेड होगी प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट यानी उनकी प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन। और कौन सी मोलर कंसंट्रेशन? एक्टिव मासेस की मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, जो भी सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो टर्म है एक्टिव मासेस, इसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, कि एक्टिव मासेस का मतलब क्या होता है। एक्टिव मासेस का मतलब है आपके पास ऐसी कंसंट्रेशन जो पार्टिसिपेट कर रही है रिएक्शन में। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है वो तो पार्टिसिपेट करती ही है। ठीक हो गया। तो स्पेसिफिकली मेंशन करने की क्या ज़रूरत है, एक्टिव मासेस। तो स्टूडेंट्स, तमाम जो कंसंट्रेशन होती है वो एक्टिव नहीं होती। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूँ, आप एक मेटल स्ट्रिप लेते हैं और उसका रिएक्शन करवाते हैं गैस के साथ। ठीक है, तो वो जो मेटल की स्ट्रिप है जिसका आप रिएक्शन करवा रहे हैं गैस के साथ, उसकी जो सरफेस है सिर्फ वही रिएक्ट कर रही है गैस के साथ। ठीक है, तो वहाँ पे जो ठीक हो गया, तो जो पूरी की पूरी सॉलिड की जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्ट नहीं कर रही, वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। तो सरफेस पे जो कंसंट्रेशन है सॉलिड की सिर्फ वो इन्वॉल्व है, तो वही उसका एक्टिव मास है। ठीक है, जैसे 9th क्लास में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था लिमिटिंग रिएजेंट का। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास क्या होती है, वो एक्टिव कंसंट्रेशन होती है। तो वही हम यहाँ पे उसको थोड़ा बहुत यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं उस कॉन्सेप्ट को, कि हमारे पास एक्टिव मास क्या होता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये टर्म एक्टिव मासेस। अब नेक्स्ट आपको बताया भी गया है कि आपके पास जो एक्टिव मास होगा, यानी वो एक्टिव मास कौन सा मास है, वो मोलर मास होगा। ठीक है, और वो कंसंट्रेशन हम लेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कौन से यूनिट पे लेंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। और सोल्यूशन आपके पास क्या होना चाहिए, डाइल्यूट सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है,
और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी आपके पास ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसका मतलब है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी यहाँ पे जो भी कंसंट्रेशन आप ले रहे हैं, रिएक्टेंट की ले रहे हैं या प्रोडक्ट की ले रहे हैं, वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर होगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन आपको दिया गया है जिसमें A प्लस बी, यानी ए रिएक्ट कर है बी के साथ और आपके पास प्रोडक्ट आ रही है सी और डी। अब इसको हम लिख लेते हैं एक्टिव मासेस के टर्म में। तो यहाँ पे आपके पास जो मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ ए है वो इक्वल हो गया स्क्वायर ब्रैकेट इंटू स्क्वायर ब्रैकेट और इसमें कंसंट्रेशन ऑफ ए। इसी तरह बी सी और डी के लिए भी हम इस तरह लिख लेंगे। ठीक हो गया। अब इस पे हम अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि कहता था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए एंड बी। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है, रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो उसी कंसंट्रेशन के लिए ये इक्वल हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो रेट ऑफ आर फॉरवर्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू बी के। ठीक है, तो इसको हम आर एफ से डिनोट करते हैं, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट। आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू बी। आर एफ इज इक्वल टू के एफ ए इंटू बी। ठीक है, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया तो हमने एक कांस्टेंट लगा दिया और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो के एफ है। ठीक, के एफ इज़ द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी तरह रिवर्स रिएक्शन के लिए भी हम कर लेंगे। तो आर रिवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू डी। आर एफ आर आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू डी। और फिर जब साइन हटाएंगे तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, कांस्टेंट लगा देंगे, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो के आर है। तो आर आर इज इक्वल टू के आर इंटू कंसनट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ डी। Where Kr is the rate constant for reverse reaction at equilibrium state, rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction. Therefore we can write, ठीक है, जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है आर एफ इट विल बी इक्वल टू द रिवर्स रिएक्शन विच इज़ आर आर, and Rf is equal to Kf concentration of A into B is equal to Kr concentration of C into D। ठीक है, ये एक्सप्रेशन यहाँ तक जो कंप्लीट हुआ है ये एक्सप्रेशन है लॉ ऑफ मास एक्शन का। जो हमने उसकी स्टेटमेंट पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग ये इसका एक्सप्रेशन है। ठीक हो गया। आगे जो हम डेरिवेशन पढ़ेंगे वो जो एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए आएगा। ठीक है, तो आपके पास जब क्वेश्चन आएगा और आपको लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में कहा जाए तो आप उसको यहाँ तक देंगे। ठीक है, यहाँ तक इसका ये एक्सप्रेशन जो है ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ जनरल रिएक्शन। ठीक है, तो जनरल रिएक्शन हमारे पास वही ए react with B and gives us C and D। तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, तो वो हमारे पास किसके दरमियान में होता है, वो हमेशा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट होता है। ठीक है, उसके दरमियान का रेशियो होता है। ठीक है, तो अभी जो हम ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये हम डिराइव करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन जो अभी हमने ऊपर किया। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्योंकि के सी जो है तो वो क्या है, वो रेशियो है फॉरवर्ड रिएक्शन का और रिवर्स रिएक्शन का। ठीक है, तो हम यहाँ पे और हमारे पास ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं। जो रिवर्स रिएक्शन है उसमें हमारे पास प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, अरेंज करेंगे इक्वेशन को। जो इक्वेशन 1 हमारे पास ऊपर आई थी लॉ ऑफ मास एक्शन की, उसको हम अरेंज करेंगे और लिखेंगे के आर डिवाइडेड बाई के एफ इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू डी डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, और हमारे पास हमने कहा है जो हमारे पास के एफ डिवाइडेड बाई के आर है तो वो किस चीज़ के बराबर है, वो के सी के बराबर है। ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है। तो इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं के सी से। तो हमारे पास जो के सी है वो किस चीज़ के इक्वल हो गया, के सी इज इक्वल टू
concentration of C into D divided by concentration of A into B। तो हमारे पास जो के सी होता है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन की। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन चाहे रिएक्टेंट की हो, प्रोडक्ट की हो, उसके इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन वो किस पे डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी आपके पास अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है और आप टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर रहे हैं, तो के सी की वैल्यू के ऊपर फ़र्क आता है। ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। जनरल डेफिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी स्टेटेड एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी इज द रेशियो ऑफ द मैथमेटिकल प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, that is product at equilibrium, to the mathematical product of the concentration of reactant substances reactants। ठीक है, तो ये इनके दरमियान का रेशियो आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास के सी इक्वल हो गया प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है, रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट मतलब जितने मोल्स उसके इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो हम उसको उसकी जो कंसंट्रेशन है यानी जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसकी हम पावर बना देंगे, यानी उसकी उसका कोफिशिएंट होगा वो। इसी तरह प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। सेम हम इसकी तरह भी इसमें भी करेंगे कि उसका जो है वो कोफिशिएंट बना देंगे। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए, आपके पास जनरल रिएक्शन आपको गिवन है जिसमें ए ऑफ बी रिएक्ट कर रहा है बी ऑफ बी के साथ, और आपके पास आ रहा है सी ऑफ सी प्लस डी ऑफ डी। तो जो आपके पास कैपिटल ए बी सी डी हैं, ये जो है आपके पास रिएक्टेड और प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो स्मॉल ए बी सी डी हैं ये उनकी मोलर कंसंट्रेशन है, जितने मोल्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, जितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो जो हमारे पास के सी का एक्सप्रेशन हो जाएगा वो आपके पास कंसंट्रेशन रेज टू द पावर इट्स कोफिशिएंट। जैसे आपके पास यहाँ पे है के सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू द पावर सी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज टू द पावर डी। इसी तरह डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर ए मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर बी। ठीक हो गया? केसी की वैल्यू अगर आपके पास बहुत लार्ज आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और आपके पास जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट। और अगर आपके पास इसकी वैल्यू कम आती है तो इसका मतलब है आपका रिएक्शन जो है तो वो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपके पास कम है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपके पास ज़्यादा है। ठीक हो गया? और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी है वो डिपेंड नहीं करता प्रेशर के ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर और कैटलिस्ट के ऊपर, और इसकी वैल्यू जो है वो हर एक रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होती है। अब एग्जांपल देखते हैं 9.2। राइट एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया एट 150 to 200 atmospheric pressure and 450 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड वाइल आयरन इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना है, यानी के सी का एक्सप्रेशन लिखना है। के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ठीक है, बस इसके अलावा आपने कुछ भी इसमें फाइंड आउट नहीं करना। तो आपके पास सोल्यूशन में हमारे पास नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, और आपके पास प्रोडक्ट में आ रहा है अमोनिया। तो प्रोडक्ट हमारे पास अमोनिया है जिसके दो मोल्स जो हैं तो वो यूज़ हुए हैं, तो हम लिखेंगे के सी इज इक्वल टू concentration of ammonia in the square bracket raised to the power 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का तो एक ही मॉलिक्यूल है तो यहाँ हम 1 लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह जो हाइड्रोजन है उसके 3 मोल्स यूज़ हुए हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन रेज़ टू द पावर 3। ठीक, इसी तरह ये जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है इसमें भी आपने सेम इसी तरह के सी का एक्सप्रेशन जो है तो वो लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। और ये बातें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको बस जल्दी से गो थ्रू करते हैं कि इक्विलिब्रियम कभी भी ओपन कंटेनर के अंदर या ओपन सिस्टम के अंदर हम अटेन नहीं कर सकते। ठीक हो गया? और तब तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते जब हमारे पास जो रिएक्टेंट्स या फिर प्रोडक्ट्स में से कोई भी गैसियस स्टेट में है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में एस्केप कर जाता है, और इसी वजह से हम इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर सकते उसमें। ठीक हो गया? और अच्छा, यहाँ पे एक जब हम
क्लोज़ कंटेनर के अंदर इक्विलिब्रियम अटेन कर लेते हैं, तो वो सिस्टम तब तक हमारे पास इक्विलिब्रियम में रहता है जब तक हम उसकी जो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं वो चेंज नहीं कर देते। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सटर्नल कंडीशंस में हमारे पास क्या-क्या चीज़ आती है, टेम्परेचर आता है, प्रेशर आता है, कैटलिस्ट आता है, कंसंट्रेशंस आती हैं, ठीक है? रिएक्टेंट की भी, प्रोडक्ट की भी, इसके अलावा जो कैटलिस्ट वगैरह यूज़ हो रहा होता है, और अगर हमारे पास जो है तो वो सिस्टम जो है तो वो गैसियस स्टेट में है तो उसका वॉल्यूम, तो ये सारी कंडीशंस अगर हम चेंज कर देते हैं तो हमारे पास इक्विलिब्रियम भी चेंज हो जाती है। लेकिन ये कंडीशन चेंज करने के साथ-साथ हमारा जो सिस्टम होता है वो खुद को एडजस्ट करता है इन सच अ वे कि वो दोबारा से इक्विलिब्रियम को अटेन कर ले। इस पॉइंट पे एक प्रिंसिपल अप्लाई होता है जिसको हम कहते हैं री-शॉर्टलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, री-शॉर्टलियर प्रिंसिपल हमें स्टेट करता है कि हमारे पास जब भी आप एक्सटर्नल कंडीशंस चेंज करेंगे सिस्टम की, तो सिस्टम अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा ताकि वो इक्विलिब्रियम को दोबारा से अटेन कर ले। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है अगर हम चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे री-शॉर्टलियर प्रिंसिपल अप्लाई होता है। नेक्स्ट हमारे पास सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस है। इसमें हमें जो टॉपिक हाईलाइट किया गया है दैट इज़ explain how components of the atmosphere can be used successfully in producing important chemicals। ठीक है, जितने भी हमारे पास important chemicals हैं वो हम कैसे बना सकते हैं। एटमॉस्फेयर में हमारे पास जो गैसेस प्रेजेंट हैं उनको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके हम डिफरेंट केमिकल्स बना सकते हैं। हीलियम के अलावा हमारे पास जितनी हीलियम जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है नेचुरल गैस से यानी मीथेन से। इसके अलावा हमारे पास जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और जो दूसरी गैसेस हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एयर से, और ये हमारे पास जो अर्थ के एटमॉस्फेयर हैं उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। सबसे ज़्यादा एयर में जो प्रेजेंट होती है जो गैस, वो हमारे पास होती है नाइट्रोजन विच इज़ 78%। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है हमारे पास ऑक्सीजन विच इज़ 21%। और ये दोनों गैसेस मिलके तकरीबन 99% हमारे पास बनाती हैं एटमॉस्फेयर का। बाकी जो डिफरेंट गैसेस होती हैं जैसे इनर्ट गैसेस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, इसके अलावा जो गैसेस हैं वो भी उसका एटमॉस्फेयर का पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है? डिस्टिलेशन करते हैं फ्रैक्शंस के अंदर यानी पार्ट्स के अंदर, और हम डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं एयर के, एटमॉस्फेयर के, उसको हम अलग कर लेते हैं, यानी ऑक्सीजन को अलग कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, फिर नाइट्रोजन, फिर इसी तरह हमारे पास डिफरेंट जो फ्रैक्शंस हैं अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट, ये हमारे पास फ्रैक्शंस के अंदर, पार्ट्स के अंदर सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है? और फिर इन फ्रैक्शंस को यानी नाइट्रोजन को हम यूज़ करते हैं दूसरे केमिकल्स को बनाने के लिए, इसी तरह ऑक्सीजन एंड सो ऑन, हर एक को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट जो हमारे पास केमिकल्स होते हैं उनको बनाने के लिए। तो सबसे पहला फ्रैक्शन हमारे पास जो एयर का आता है दैट इज़ नाइट्रोजन, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो नाइट्रोजन हमारे पास रॉ मटेरियल है ब्रिकलैंड 8 प्रोसेस में, जिसमें नाइट्रोजन जो है वो कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ और हमारे पास बन जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन और हमारे पास बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में, ये वाटर सॉल्युबल होती है और हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट एसिड बन जाता है दैट इज़ नाइट्रिक एसिड। इसके अलावा नाइट्रोजन हमारे पास रॉ मटेरियल है अमोनिया प्रोडक्शन में भी। तो हीबर्स प्रोसेस में नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ और अमोनिया बना देता है। अमोनिया फिर इटसेल्फ रॉ मटेरियल है बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स के लिए। और जो नाइट्रिक एसिड अभी हमने देखा है जिसके जो प्रोड्यूस हुआ है वो भी बहुत सारे जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनके लिए एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन भी हमारे पास जो है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑक्सीजन रिएक्ट करता है सल्फ़र के पास, ऑक्सीजन रिएक्ट करता है सल्फ़र के साथ और हमारे पास बन जाता है सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को फर्दर हम ऑक्सीडाइज़ करते हैं सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस में। इसके बाद सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस को डिज़ोल्व कर देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में और हमारे पास बन जाता है ओलियम यानी H2SO7।
ओलियम को फिर हम डिज़ोल्व करते हैं कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ वाटर में और हमारे पास कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग केमिकल कहा जाता है और ये बहुत ज़्यादा बेसिक रोल प्ले करता है बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में। तो ये जो हमारे पास ये टॉपिक था, इसके देने का मकसद ये था कि आप डिफरेंट जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं एयर के, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उससे डिफरेंट केमिकल्स बना सकते हैं। और ये हमारे पास जो रिएक्शंस हैं ये रिवर्सिबल भी होते हैं। जैसे हमारे पास जो अमोनिया प्रोडक्शन है वो भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन करना जो है तो वो ज़रूरी हो जाता है और वही हमारे पास जो प्रोडक्शन की यील्ड है उसको इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास वेज टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम तो अटेन हो चुकी है, अब हमें कैसे पता चलेगा कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है तो अटेन हो चुकी है। तो दो मेथड्स हमारे पास यूज़ होते हैं। एक हमारे पास है फिजिकल मेथड जिसमें आता है रिफ्रैक्टोमीट्री। रिफ्रैक्टोमीट्री में हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्टोमीट्री में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं। ठीक हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें पता चलता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जब सिस्टम हमारे पास होगा इक्विलिब्रियम के अंदर तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कांस्टेंट रहेगा और वो हमें इंडिकेट करेगा कि हमारे पास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है। इसके अलावा पोलारीमीटर भी हम यूज़ करते हैं रिकग्नाइज़ करने के लिए कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है वो अटेन हुई कि नहीं। हमारे पास कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो पोलारीमीटर जो है तो वो ट्रैक करता है उसका बिहेवियर, उसका जो एंगल है ऑप्टिकल एंगल। जैसे जैसे ऑप्टिकल एंगल में चेंजेस आते हैं तो इससे पता चलता है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है या प्रोडक्ट जो है तो वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया है। तो इससे हमें पता चल सकता है कि हमारे पास जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है या नहीं कर चुका। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है दैट इज़ स्पेक्ट्रोमीट्री। स्पेक्ट्रोमीट्री हमारे पास क्या करता है, स्पेक्ट्रोमीट्री में हमारे पास मेजर करता है अमाउंट ऑफ लाइट जो कि कोई भी सब्सटेंस चाहे वो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है वो एब्जॉर्ब करता है या फिर ट्रांसमिट करता है। इसको स्टडी करके हम उसकी जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसको स्टडी करके हम उसकी कंसंट्रेशन का पता लगा सकते हैं और कंसंट्रेशन के चेंजेस से हमें पता चलता है कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गई है या नहीं हुई। इसके अलावा हमारे पास केमिकल मेथड्स भी होते हैं जिससे हम इक्विलिब्रियम को रिकग्नाइज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास टाइट्रेशन है। टाइट्रेशन में हमारे पास एक पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट और उस इक्विवेलेंस पॉइंट में हम रिकग्नाइज़ कर सकते हैं कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है वो अटेन हो चुकी है या नहीं हुई। इक्विवेलेंस पॉइंट हमारे पास वो पॉइंट होता है जिसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टाइट्रेंट होते हैं, टाइट्रेंट हमारे पास वो सब्सटेंस होता है जो हम प्यूरिट से ऐड कर रहे होते हैं, वो इक्वल हो जाता है जो हमारे पास एनालेट होता है, जो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक जो हमारे पास फ्लास्क होता है, टाइट्रेशन फ्लास्क उसके अंदर मौजूद होता है, उसके मोल्स के जब वो इक्वल हो जाता है। चलिए वेज टू रिकग्नाइज इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन हैं जो आप इजीली सॉल्व करके खुद को चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी समझ आ गई है कितनी नहीं आई। जहाँ भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इस चैप्टर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। इसके यूनिट होली एंड सोली डिपेंड करते हैं हमारे पास रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, जितने नंबर ऑफ मोल्स उसमें इन्वॉल्व हैं उसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि जैसे कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। ठीक, अब के सी जो है वो दैट इज़ इक्वल टू सी रेज टू द पावर सी इंटू डी डी रेज टू द पावर डी। अब जो स्मॉल सी ए डी है ये क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स है कि कितने नंबर ऑफ मोल जो है तो वो रिएक्ट कर रहे हैं। इस तरह डिवाइडेड बाई ए रेज टू द पावर ए इंटू बी रेज टू द पावर बी, और ये स्मॉल ए और बी जो है तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए और बी के नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल में जो आपको रिएक्शन गिवन है जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट कर रहे हैं और आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। हाइड्रोजन और आयोडीन के आपके पास 1 मोल इन्वॉल्व हैं और जो हाइड्रोजन आयोडाइड आपको ऑब्टेन हो रहा है उसके 2 मोल्स इन्वॉल्व हैं। तो इसी तरह मैंने आपको पहले ही बताया था जो हमारे पास ब्रैकेट होता है
जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो इक्वल होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब के। तो इसी तरह हम इसको रिप्लेस करेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब के, मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब इंटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो नीचे जो मोल एंड डेसीमीटर क्यूब है ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और इसका कोई यूनिट भी नहीं आएगा। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है उसमें आपके पास सेकंड एग्जांपल में हमारे पास है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, जिसका एक मोल जो है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज़ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसका हमारे पास जो यूनिट आएगा वो आएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह हमारे पास जो रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं हमारे पास अमोनिया आ रहा है, उसका जो हमारे पास यूनिट आएगा तो वो आएगा 1/मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये जो है तो टोटली डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ मोल्स जो हैं इन्वॉल्व हैं, तो इसका केसी का यूनिट उसी के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल्स है एग्जांपल 9.3 which states that in the equilibrium mixture the concentration of hydrogen and iodine is 0.04 moles per decimeter cube each। ईच का मतलब है कि हाइड्रोजन भी आपके पास 0.04 मोल्स है और आपके पास आयोडीन दोनों 0.04 मोल्स हैं, while that of hydrogen iodide is 0.08 moles per decimeter cube। Find Kc for the following reaction। ठीक है, रिएक्शन गिवन है, पहले आप इसका डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे जिसमें आपके पास कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड है, और Kc जो आपके पास अननोन होता है उसको सबसे आखिर में लिखा जाता है, तो Kc इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क या Kc इज इक्वल टू अननोन। इसके बाद सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट होता है, तो हमारे पास HI होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय H2 इंटू I2। वैल्यूज़ पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और आपके पास Kc की वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ पे आ रही है 4। तो Kc की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट, मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल 9.4 जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। फॉर द above reaction at a certain high temperature the concentration in a particular equilibrium mixture are as carbon monoxide is 0.06 mole per decimeter cube, H2O is 0.12 mole per decimeter cube, carbon dioxide is 0.15 mole per decimeter cube, and hydrogen is 0.3 mole per decimeter cube. Calculate the value of equilibrium constant at this temperature। उसी तरह डेटा लिख लेंगे, इसमें पहले कंसनट्रेशन, उसके बाद Kc, उसके बाद सोल्यूशन में Kc का एक्सप्रेशन, वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 6.25। ये भी ग्रेटर देन 1 है, तो ये जो रिएक्शन है ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है तो वो ग्रेटर है देन द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 9.4 इसको आप लोग सॉल्व करें और कमेंट्स में बताएं कि आपके पास क्या आंसर आता है। नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से हमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का पता चल जाता है। जैसे ए में आपको यहाँ गिवन है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का ये जो रेशियो है ये कम आए Kc की वैल्यू से, तो सिस्टम होता है वो इक्विलिब्रियम पे नहीं होता और ज़्यादा प्रोडक्ट की प्रोडक्शन होनी ज़रूरी होती है ताकि वो इक्विलिब्रियम को अटेन कर ले। इसीलिए जो हमारे पास रिएक्शन है उसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना ज़रूरी होता है जब तक इक्विलिब्रियम रीच नहीं हो जाती। इसके अलावा जब आपके पास जो प्रोडक्ट
बाई रिएक्टेंट का जो रेशियो है वो Kc से ग्रेटर हो, तब भी जो सिस्टम होता है वो इक्विलिब्रियम पे नहीं होता और आपके पास सिस्टम को ज़रूरी होता है कि वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करे और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाए ताकि इक्विलिब्रियम को अचीव किया जा सके। तो इसी में आपको बताया गया है कि आपके पास जो प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट का जो रेशियो है जब वो Kc के इक्वल हो तो वो सिस्टम जो होता है वो इक्विलिब्रियम पे होता है। नेक्स्ट जो Kc है उससे हमें एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन का भी पता चलता है, यानी डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन का पता चलता है। जब Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है तो इसका मतलब होता है आपके पास जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट और आपके पास जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इसके अलावा जब Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज होती है तो ये इंडिकेट करता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो अप्रिशिएबल अमाउंट में है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट और जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब Kc की वैल्यू ना ही बहुत ज़्यादा लार्ज होती है ना बहुत स्मॉल होती है, यानी तकरीबन इक्वल टू 1 होती है, तब हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो इक्विलिब्रियम पे होता है। थर्ड जो हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन ऑन द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। तो जो एक्सटर्नल कंडीशंस होती हैं चाहे वो टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, कंसंट्रेशन हो, वो चेंज करने से इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है और जो सिस्टम है वो खुद को एडजस्ट करता है ताकि वो इक्विलिब्रियम दोबारा अटेन कर ले।